गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। गुड मॉर्निंग बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट। बच्चों सारे क्लास में आ जाओ फटाफट, टाइम हो चुका है आपका क्लास का। सभी को इन्फॉर्म कर दो कि टाइम पर क्लास अटेंड किया करें। और एक बात बच्चों और बता दूं आपको कि आप प्रॉपरली नोट्स बनाओ। मैं आपके नोट्स चेक करने वाला हूं आने वाले टाइम में, तो आप सारे नोट्स बनाओ। अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक को बड़े आराम से करवा रहा हूं मैं, और आपकी ये वाली यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी। बस इसके 5-6 लेक्चर और बचे हुए हैं, उसमें मैं पूरी करवा दूंगा आपको। आज हम जो करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, केमिकल काइनेटिक का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है अर्ध आयु काल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को कैलकुलेट किया था हमने, है ना, उसकी अलग अलग फॉर्म्स पढ़ी थी। और सेकंड लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, उसका ग्राफीय निरूपण देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना। ये दो बातें हम कर चुके हैं। हम क्या बात कर चुके हैं, हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन समाकलित दर नियम समीकरण निकाल चुके हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। बात कर रहे हैं अपने, अगर उसके बाद हमने क्या किया था, ग्राफ बनाए थे इसके। अब अपने क्या करने जा रहे हैं, इसका हाफ लाइफ पीरियड करने जा रहे हैं बच्चों, अर्ध आयु काल निकालने जा रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि मैंने आपको कौन कौन सी इक्वेशंस करवाई थी। हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन एलएनसीटी की फॉर्म में भी निकाली थी। एलएनसीटी इज इक्वल टू एलएनसी नोट माइनस ऑफ केटी, ये हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकाली थी। क्या इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, एलएनसीटी माइनस एलएनसी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ केटी। मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई टू माइनस। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो एलएनसीटी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। एलन सी नोट मैं इसकी सेकंड फॉर्म बनाने जा रहा हूं बच्चों। एलन सी नोट मैं इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, है ना। मैं इसको लिख दूंगा एलन सी नोट माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि मैं से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, माइनस ऑफ के टी। मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, एलन सी नोट माइनस एलन सी टी इज इक्वल टू ऑफ के टी, है ना। ये इक्वेशन फाइनलाइज निकल के आ गई। एलन सी नोट माइनस एलन सी टी लॉग सी नोट माइनस लॉग सी टी, एक फॉर्मूला होता है, इसको माइनस करते हैं तो ये डिवाइड में आ जाता होता है, आपको पता ही है बात। एलन सी नोट अपॉन सी टी, है ना। कोई भी चीज लॉग की चीज माइनस में होती है, वो क्या जाती है, डिवाइड में आ जाती है, भाग में जाती है। तो ये एक फॉर्मूला, एक फॉर्म और निकल आई हमारे सामने, एलन सी नोट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी। ये भी एक प्रकार की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की एक फॉर्म है, एक समाकलित दर नियम अभिक्रिया या समीकरण की एक रूप है, जो हमने एक अलग तरीके से निकाला है। ये नेचुरल लॉ की फॉर्म में है ना, ये नेचुरल लॉ की फॉर्म में है। अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में, लॉग बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बच्चों सारे क्लास में आया करो, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको, अटेंडेंस इज कंपलसरी, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर है, चाहे बीएससी बीएड सेकंड ईयर है। बच्चों कोई डाउट आता है, कोई आपको लगता है, मुझे व्हाट्सएप करो कि सर यार डाउट हो गया, मैं तुरंत आपकी जूम पे या गूगल मीट पे क्लास ले लूंगा। आपका ही बेनिफिट है कि इसमें यूट्यूब पे क्लासेस हमेशा सेव रहेंगी, जब मर्जी क्लास लगाना। इवन लास्ट टाइम ऑफ पीरियड, जब आपके लास्ट टाइम में एग्जाम होंगे, मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा, 5 ईयर शॉर्ट भी बता दूंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन अभी तुम प्रॉपरली लेक्चर लगाओ, सारी चीजें अटेंड करो। आपको एक एक चीज मैं समझाने जा रहा हूं, आपको वो चीज समझनी चाहिए बच्चों। अब मैं इसको नेचुरल लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं। आपको ये बात पता है कि नेचुरल लॉग को जब हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.303 लॉग बेस 10 अब सी नोट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी आ गया, है ना, इज इक्वल टू के टी लॉग बेस 10 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, है ना।
तो ये बात खत्म हुई हमारी, ये हमारी सेकंड इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ, सेकंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की सेकंड फॉर्म आ गई थी। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म कौन सी पढ़ी थी बच्चों? थर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ी थी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, सी टी इज इक्वल टू सी नोट ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल, ये हमारी एंटी लॉग वाली फॉर्म थी। ये तीन इक्वेशन हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख चुके हैं, है ना। इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, आप उस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अलग अलग फॉर्म्स है, इसको अलग अलग तरीके से अपने लिख सकते हैं। अब अपने बात करते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं, है ना। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम ऑफ पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट हाफ रह जाए, विच टाइम, कौन सा टाइम? उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ऐसा टाइम या विच टाइम जहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस टाइम, उस पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? टी हाफ बोलते हैं या हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। उस टाइम को हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है, मतलब वैसा पर्टिकुलर टाइम जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह जाती है, उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। इट मीन अगर मैं बात करूं टी इज इक्वल टू टी हाफ, तब बोलेंगे, तब डिनोट करेंगे व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सी टी इज इक्वल टू सी नोट अपॉन 2। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सी टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाती है, उस पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं टी हाफ। यदि हम सी नोट अपॉन 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करें, इस वाली इक्वेशन में मैं पुटअप करूं यहां पर सी टी की वैल्यू, तो सी टी की वैल्यू क्या आई है? सी नोट अपॉन 2, वही उसको हाफ लाइफ वैल्यू कहते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुटअप करूं तो वैल्यू क्या आएगी? ln सी नोट अपॉन 2, है ना। ये मैंने सी टी की जगह यहां पुटअप कर दी, यहां पर सी टी की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी ln सी नोट अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी। मैंने यहां पर सी टी की वैल्यू पुटअप कर दी सी नोट बाई टी, ये मैंने देखो यहां पुटअप कर दी। अब मैं इसको आगे इसको मॉडिफाई करने जा रहा हूं बच्चों। ये देखो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू के टी, टी कैसा? टी हाफ। अब सी नोट से सी नोट कट हो गया और क्या बचेगा बच्चों? ln ये 2 ऊपर चला जाएगा पार्ट खा के, ln 2 इज इक्वल टू के टी हाफ आ गया। ये हमने क्वेश्चन निकाल ली। एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया बच्चों, टी हाफ निकालने का हमारा एक ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इस फॉर्मूले को टी हाफ इज इक्वल टू ln ऑफ 2 अपॉन के, ये हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला आ गया। इसको नोट कर लो बच्चों, एक तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इसको log बेस ई में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी बात तो एक ही है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टी हाफ इज इक्वल टू log ई। बात तो एक ही है बच्चों, पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको log बेस ई, यानी वही ln फॉर्म में है, ln 2 अपॉन के, ये भी एक तरीका है ना। तो बात तो एक ही है बच्चों, क्योंकि नेचुरल लॉग को क्या बोलते हैं? ln बोलते हैं। तो log बेस ई लिख दो या ln लिख दो इज इक्वल टू, तो बात एक ही, ln ऑफ 2 अपॉन के, ln ई 2 अपॉन के, ये भी लिख सकते हैं अपने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आगे बात करें इसको मैं log बेस में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करूं, तो आपको पता है कि log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.303, log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, log बेस 10 2 अपॉन में के, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि log बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है। अगर हम लॉगरिथम में उसकी लॉग टेबल में बात करें, आपको सारा को पता है कि log बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010 वैल्यू होती है इसकी। इस वैल्यू को यहां पुटअप करते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, मैंने log बेस 10 2 की वैल्यू रख दी इनटू 0.3010
अपॉन में के। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर समझाओ कि इसकी वैल्यू क्या आई, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों, कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि टी हाफ की वैल्यू क्या आई। 2.303 इंटू 0.3010 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा। मैं वेट कर रहा हूं बच्चों आपका, जल्दी मुझे कैलकुलेटर के द्वारा करके बताओ या जैसे मर्जी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। टी हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बताओ मुझे चैट सेक्शन के अंदर। शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों फटाफट जल्दी। टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिखूं ऊपर, अपॉन में के, जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश जल्दी बताओ बच्चों, क्या लिखूं मैं, फटाफट जल्दी बताओ, शाबाश। बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप लिखो 0.693। ये 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैलकुलेट, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे लिए एक फॉर्मूला आ गया, है ना, फॉर्मूला आ गया बच्चों। देखा, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल निकालने के लिए हमने एक सूत्र निकाल लिया, इसको डिनोट कर लो बच्चों। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। एक तो फॉर्मूला हमारा ये आया था और एक फॉर्मूला हमारा ये आया, क्योंकि यहां पर हमने log बेस 10 2 की वैल्यू रख दी। बच्चों एक बात समझ में आई, अगर मैं जीरो ऑर्डर से कंपैरिजन करूं तो टी हाफ जो होता है ना 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो है ना 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो है ना जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। आपसे मैं चैट सेक्शन के अंदर पूछता हूं, क्या 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई रोल दिखाई दे रहा है क्या आपको फॉर्मूला के अंदर? फॉर हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई रोल दिखाई दे रहा है क्या? यस या नो, यस या नो? तो बच्चे बोल रहे हैं नो। हां बिल्कुल सही बात है बच्चों, कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा। तो आप इसके लिए एक लाइन नीचे लिख सकते हो नोट डाल करके, NOTE नोट डाल के लिख लो बच्चों। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये इनिशियल कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सवाल देखो, फॉर्मूला देखो, पता लग रहा है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर डजंट डिपेंड, निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। बच्चों नोट कर लो इस बात को। ये हमने हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर लिया। बच्चों कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन की तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है ना। अगर हम बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन की तो वहां तो डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वह प्रारंभिक सांद्रता के पर निर्भर नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाओ। ये हमने हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अर्ध आयु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकाल लिया। चले बच्चों आगे बात करते हैं फटाफट। आगे हम टॉपिक करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए बच्चों। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। वी नो दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है कि टूटने की क्षमता, कि जो भी रिएक्टेंट है वो कितना टूटा है ना। वियोजन की कोटि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि कहते हैं। इट इज नोन एज वियोजन की कोटि। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन लेता हूं मैं, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो कि ए रिएक्टेंट जो है 50% क्या हुआ, कंज्यूम हो गया बी प्रोडक्ट के अंदर, और 50% क्या बन गया, बी प्रोडक्ट बन गया, और 50%
ये अपने आप में पहले 100 था। एग्जाम्पल लेते हैं अपने, एक एग्जाम्पल लेकर के तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की कोटि को समझाते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे बाद में। पहले हमें ये वियोजन की कोटि क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। T इज इक्वल टू 0 पर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मुझे पता है कि इसका जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन अपने आप में 100% है और B प्रोडक्ट बना ही नहीं है अभी तक, क्योंकि T इज इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई अभी। जैसे ही आफ्टर सम टाइम, कुछ लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बीतेगा T इज इक्वल टू T, तो आपको पता है कि ये रिएक्टेंट कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, ये अभिकारक खर्च होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं T इज इक्वल टू T, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक निश्चित समय पर ये 50% कंज्यूम हो गया, 50% खत्म हो गया। इसका मतलब जितना खत्म हुआ उतना ही क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, जितना खत्म हुआ ना। तो 50% यहां पर रिमेन रह गया, शेष रह गया, और 50% ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। तो कंपैरिजन करूं तो इससे कंपैरिजन किससे करूंगा मैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से डिनोट किया जाता है, अल्फा से निर्धारित करते हैं इसको, अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। अल्फा कहीं आ जाए इसका मतलब होता है डीओडी। डीओडी का मतलब होता है डी फॉर डिग्री, ओ फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की कोटि को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू रखूंगा तो अल्फा इज द रेशियो ऑफ, अपॉन में क्या आएगा, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी थी उसकी रिएक्टेंट की, 100% कंज्यूम कितना हुआ, 50%। अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालूं तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी हाफ यानी लेस देन 1। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आई बच्चों, लेस देन 1 आई। अल्फा इज लेस देन 1, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आई है वो लेस देन 1 आई है। अगर ये 100 का 100 में कन्वर्ट होता, अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी थी रिएक्टेंट की, टोटल वैल्यू कितनी थी रिएक्टेंट की 100, और 100 का 100 प्रोडक्ट बन गया, इजी काट देंगे इसको तो अल्फा आ जाएगा 1। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, उसकी वियोजन की कोटि 1 है, मतलब टूटने की क्षमता पूरी कंप्लीट है, कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने इतना रिएक्टेंट लिया, इतना कन्वर्ट हो गया, तो कंपैरेटिवली एज कंपैरेटिवली टोटल कितना था, अगर टोटल में से उसकी कितना कन्वर्ट हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, कितना खर्च हुआ, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। इट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमने कैलकुलेट करना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमने कैलकुलेट करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने वियोजन की कोटि को जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकालना है, तो वही निकालने जा रहे हैं। आप ये वाला जो वर्क किया हमने, ये रफ वर्क किया है तुम्हें समझाने के लिए। अब हम इसको ड्राइव करते हैं, बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। तो बात करने जा रहे हैं ए इज इक्वल टू ए गिव्स टू बी प्रोडक्ट। आपको पता है कि हम पहले भी ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि किसी भी बुक में पढ़ लो आपको ये मिलेगा कि ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है यहां पर। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम यानी T समय 0 पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलती है 0 समय पर C नोट मिलती है, C नोट एंड 0 समय पर एट 0 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हमें 0 मिलती है ना, ये हम कर चुके हैं। और रिएक्टेंट क्या मिलती है हमें, सबसे मैक्सिमम C नोट। जैसी आफ्टर सम टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम T इज इक्वल टू टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन CT हो जाती है। इट मींस ये तो पक्का है कि C इसकी वैल्यू C नोट से लेस देन है, यानी लेस देन द वैल्यू ऑफ CT कंपैरेटिवली C नोट। C नोट से इसकी वैल्यू कम है और CT में कन्वर्ट होता है। और CT जो बना था वो एक कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थी जो आफ्टर कंजप्शन यानी खर्च होने के बाद ए रिएक्टेंट जब खत्म होने लगा धीरे धीरे तब बनने लगी। इसका मतलब C नोट से कंसंट्रेशन CT तरफ आते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। और CT की वैल्यू क्या निकल के आती है, जो CT की वैल्यू निकल के आती है कि इतनी कंसंट्रेशन रह गई, तो CT की वैल्यू हमने X मानी थी। और CT की वैल्यू अगर X मानी तो आपको पता है कि X रिएक्टेंट अगर खत्म हो रहा है तो बनता कितना है बच्चों, X प्रोडक्ट बनता है ना। जितना वैल्यू कंज्यूम होती है उतनी वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट की फॉर्म में बनती है ना। तो X कंसंट्रेशन, तो हमने क्या इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हमने, मैं बोलता हूं कि सॉरी बच्चों, CT इज इक्वल टू कितनी कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई, मैं बोलता हूं कि
एक्स कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई तो सी नोट में से एक्स को माइनस कर देंगे। जितनी कंसंट्रेशन कमी आई, जितनी सांद्रता में कमी आई है अभिकारक की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जितना डिक्रीमेंट आया उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो बीटी इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर हमने सी नोट में से एक्स को माइनस कर दिया, ये बात सारी हम पहले कर चुके हैं। क्या इस कंडीशन में मुझे आप बताओ चैट सेक्शन के अंदर इस वाली कंडीशन में क्या पूरा कंज्यूम हुआ है? क्या रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट कंज्यूम हुआ है? क्या कंज्यूम हुआ है? क्या जल्दी बताओ बच्चों, क्या पूरा खर्च हुआ है? क्या नहीं? तो इस स्टेट में इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी? मतलब हमने कितना प्रोडक्ट डाला है, हमने कितनी रिएक्टेंट डाला और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमारे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक डाटा होना चाहिए कि मैं इतना रिएक्टेंट डालूंगा, इतनी अभिकारक की मात्रा डालूंगा, इतनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लूंगा तो इतना प्रोडक्ट बन जाएगा। एक मैथमेटिकली एक अर्थमेटिक हमारे पास होना चाहिए कि इतना रिएक्टेंट लूं मैं तो इतनी चेयर बन जाएंगी, इतना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला ड्राइव करना है उसके लिए, वो हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं बच्चों। सारे बच्चे बने रहो। अब मैं आपको बताता हूं कि अल्फा की वैल्यू क्या आती है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू कंपैरिजन करूं, मैंने आपको बताया कि यहां पर x मैं बात करूं तो यहां पर x कंज्यूम हो रहा है और x बन रहा है ना, x बन रहा है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करूं तो अल्फा इज इक्वल टू 4 सिंपल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो टोटल में जितना बन रहा है, जितना खर्च हो रहा है, मैं उसको निकालूंगा ना, उसको तो बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में से कितना कंज्यूम हो रहा है। जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कितना कंज्यूम होकर के इतना प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। मैं ऊपर क्या लिखूं? मैंने आपको बताया था कि ए रिएक्शन से बी प्रोडक्ट बनता है, ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बनता है। ये 100% इसकी वैल्यू है जीरो समय पर, और इसकी कंसंट्रेशन जीरो है। जैसे टाइम बीता तो इसकी कंसंट्रेशन 50 रहेगी, तो ये भी 50 बन गया है ना, इसमें 50 कमी आ गई। मतलब ऐसे लिखूंगा इसको ऐसे लिखूंगा 100 में से 50% कंज्यूम हो गया, तो 50 कंज्यूम हुआ तो 50 यहां बना है ना। तो जब यहां बना है तो जो इतना कंज्यूम हुआ किसके कंपैरिजन में, 100 के कंपैरिजन में कितना कंज्यूम हुआ, 50 कंज्यूम हुआ। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको बोलेंगे अल्फा, तो इसको कट कर देंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी हाफ, यानी 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, खर्च हो चुका है, बन चुका है, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में बदल चुका है, चेंज हो चुका है। समझे बात को? तो यहां पर मैंने लिखा टोटल, तो यहां मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर फटाफट। यहां मैं क्या लिखूंगा बच्चों? बिल्कुल राइट आंसर। यहां मैं लिखूंगा एक्स की वैल्यू कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी और कंज्यूम कितनी होगी एक्स। तो इसको कंपैरिजन करके टोटल के कंपैरिजन में जब मैं निकालूंगा द रेशियो ऑफ टोटल मैक्सिमम कंसंट्रेशन एंड कंज्यूम कंसंट्रेशन, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक्स बाई सी नोट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम जीरो ऑर्डर में भी पुटअप करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर में भी पुटअप करेंगे। ये हमारे लिए अल्फा की वैल्यू आ गई कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 4 जीरो ऑर्डर के लिए अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि क्या वैल्यू होगी उसकी, क्या मैग्नीट्यूड होगा उसकी अल्फा की वैल्यू का। आपको ये बात पता है, हमें सबसे पहले फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन को वैल्यू अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पता होनी चाहिए। मैं अभी तुमसे पूछता हूं कि मुझे चैट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी लिखो फटाफट, मैं चेक कर रहा हूं बच्चों, मुझे पता लगे कि बच्चे कितना पढ़ते हैं। जल्दी देखो फटाफट, शाबाश, जल्दी सारे बच्चे बीएससी बीएड सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट सभी लिखो। मैं सभी को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इंटीग्रेटेड रिएक्शन क्या होगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं तो मैं लिख के बता रहा हूं तुम्हें फटाफट। ओके, तुम्हें नहीं आती तो बच्चे, एक आधे बच्चे ने लिखा, देख लो बच्चों, तुम सारे लिखो सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। ये मैंने कंसंट्रेशन की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख ली। अब मुझे क्या करनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को सी नोट से डिवाइड कर दूंगा ताकि हमें एक्स बाई सी नोट की वैल्यू निकल सके, क्योंकि अल्फा की वैल्यू किससे इजिकल आई थी, एक्स बाई सी नोट के। अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है फॉर जीरो
ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर उसकी वैल्यू x बाई सी नोट आनी चाहिए, यानी ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन में से इतनी कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई है, तो सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को होल इक्वेशन डिवाइड बाय सी नोट, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है। मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा बच्चों, मैं डिवाइड करने जा रहा हूं सी नोट माइनस एक्स, है ना। मैं एक मिनट रुको बच्चों, डिवाइड करता हूं इसको मैं, सी टी। अब आपको पता है बच्चों सी टी की वैल्यू क्या रखी थी हमने, आपको पता है कि हमारे पास सी नोट की सी टी की वैल्यू क्या आई थी, यहां पर देखो सी टी की वैल्यू क्या आई थी, सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस एक्स, है ना। वो वैल्यू मैंने यहां पुट अप कर दी, सी टी की वैल्यू सी नोट माइनस एक्स अपॉन में सी नोट से इसको डिवाइड कर दिया मैंने पूरी क्वेश्चन को। फिर यहां फर्दर मैंने क्या किया, पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करना है तो मैंने यहां भी डिवाइड कर दिया सी नोट माइनस के टी अपॉन में सी नोट। अब सी नोट से यहां सी नोट को डिवाइड किया और एक्स बाई सी नोट, आपको पता है सी नोट दोनों के अंदर आ रहा है, सी नोट बाई सी नोट, एक्स बाई सी नोट। तो ये तो यहां क्या हो गया इसका, तो इसकी अगर वैल्यू अगर पुट अप करें तो क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई सी नोट इज इक्वल टू, यहां फिर सी नोट इसके अपॉन में भी आ रहा है, इसके अपॉन में भी आ रहा है, अगर इसको सोल्व करें तो 1 माइनस के टी अपॉन सी नोट इसकी वैल्यू आ गई। और आपको पता है कि 1 यहां 1 से कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो x बाई सी नोट की वैल्यू कहां किसके इजिकल आ गई, के टी अपॉन सी नोट के। और आपको एक बात पता है कि x बाई सी नोट की वैल्यू जो होती है वो अल्फा की इजिकल होती है, तो 4 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, 4 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई, अल्फा x बाई सी नोट की वैल्यू मतलब क्या होता है, अल्फा इजिकल टू के टी अपॉन सी नोट, ये वैल्यू निकल के आ गई बच्चों। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया 4 ऑर्डर रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू के टी अपॉन सी नोट, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने का, गणना करने का, वियोजन की कोटि को गणना करने का फॉर्मूला आ गया। के का मतलब क्या है यहां पर, के का मतलब है यहां पर रेट कांस्टेंट यानी दर नियतांक। के का मतलब बच्चों नोट कर लो, के इज इक्वल टू, साथ साथ प्रॉपरली नोट्स बनाते जाओ। और एक नोट बनाने का तरीका मैं भी बताऊंगा आपको, जैसे ऐसा करवा रहा हूं वैसे वैसे नोट बनाते जाओ। जैसे ये वाला एक रफ वर्क है तो इसको आपने नोट नहीं करना, इसको आपने नोट्स में नोट नहीं करना, ऐसी बातें। इसको तो अंडरस्टूड है बच्चे, आप बड़े हो चुके हो, आपको सारी बातें बताइए वाली। के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू पर्टिकुलर टाइम, जो निश्चित समय जिस पर ये हमें अल्फा मिला है। सी नोट का मतलब क्या है, द इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता, निश्चित समय, दर नियतांक। बच्चों इसको साथ साथ नोट करते जाओ सारी बातों को। अब मैं तुम्हें बताता हूं आगे, और तुम ना पहली बार जब वीडियो देखो तो कभी नोट्स मत बनाया करो, पहले हमेशा क्या किया करो, आप सुना करो, सिर्फ वीडियो को सुनो सिर्फ, और आपने कुछ नहीं करना। मैं सारे बच्चों को नोट कर रहा हूं, कौन बच्चा क्लास लगा रहा है, कौन बच्चा क्लास नहीं लगा रहा, पूरी निगाह है मेरे। और मैं आपको साफ बोलता हूं कि जो बच्चा रेगुलर रहेगा मेरे लिए वही बच्चा, मैं उसी को ही स्टूडेंट मानूंगा अपनी क्लास का, बाकी को मैं काउंट नहीं करता। सीधी सी बात, मैं जानता ही नहीं कोई बच्चा अपनी क्लास में है या नहीं है। आपको मुझे रिप्लाई देना होगा कि सर मैं इस वजह से क्लास नहीं लगा पाई, मैं इस टाइम ये क्लास लगा रही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास शाम को लगा लो आप, जो अगर आप मॉर्निंग में नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, कोई दिक्कत होगी, कोई फॉर्म भरना है, मुझे शाम को क्लास लगा करके इंफॉर्म करो। बच्चों आपका ही तो क्लास है ये, है ना। ये गलत बात है कि आप क्लास लगाते ही नहीं हो, और वीडियो लेक्चर ऑलवेज सेव रहेंगे आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके लिए चाहे ऑफलाइन शुरू हो जाए तो भी मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर पूरे बना के रखूंगा, ताकि आपकी कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम के टाइम, है ना। और ऊपर से मैं आपके लिए एक चीज और करने वाला हूं, न्यू चीज, कि आपके लिए मैं 5 ईयर सोल्ड ऑफ द पेपर केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के, वो सारे सोल्व करवाऊंगा एग्जाम के टाइम, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और क्या करें बच्चों आपके लिए, तो कम से कम आपको ये चीज सोचनी चाहिए, है ना। बीएससी वालों, बीएससी बीएड वालों, अपने को ये बात सोचनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं अल्फा वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है कि हमें सबसे पहले इसकी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकली है। हमें अल्फा की वैल्यू पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, एक्स बाई सी नोट होती है। इस वैल्यू को पुटअप करना है हमें, इसकी ऐसी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सी टी इज इक्वल टू सी नोट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। ये हमने इंटीग्रेटेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली मैंने लिख दी। आप चाहे तो लॉग वाली भी लिख सकते हो, है ना।
इस इतने फॉर्मूले हैं सर, कहेंगे आपने ये क्यों लिखा, तीन आपने तीन इक्वेशन कराई है बच्चों, मतलब सेम ही है ना। तीनों इक्वेशन में हम निकालते क्या है, निकालते तो सीटी है, एक लॉग वाली फॉर्म थी, एक नेचुरल लॉग वाली फॉर्म थी, एक लॉग बेस, एक तो थी लॉग बेस 10 वाली, एक थी नेचुरल लॉग वाली, एक मैंने ले ली एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में। तो तीन इक्वेशन मैंने आपको करवाई थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, इंटीग्रेटेड रेट लो, समाकलित दर, नियम समीकरण, तीन समीकरण करवाई थी। आपका जो मन है वो ले लो, मुझे ये इक्वेशन सही लगी, सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन सही है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो मैंने ये ले ली। आप लॉग वाली भी इक्वेशन ले सकते हैं। चलिए आगे, और आपको पता है कि सीटी की कंसंट्रेशन क्या होती है, सीटी इज अ पर्टिकुलर टी टाइम पर सी नोट माइनस एक्स के इजिकल होती है, ये मैंने लिख दी, और सी नोट e टू द पावर माइनस ऑफ के टी। अब मैं पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन को सी नोट से डिवाइड कर दो बच्चों, डिवाइड बाय सी नोट से डिवाइड करने पर, या डिवाइड बाय सी नोट से भाग देने पर, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, सी नोट माइनस एक्स, इसको डिवाइड करने जा रहा हूं बच्चों, देखते जाना साथ साथ, सी नोट माइनस एक्स अपॉन में सी नोट इजिकल टू सी नोट ई टू द पावर के टी अपॉन सी नोट से सी नोट कट हो गया, यहां जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 माइनस एक्स अपॉन सी नोट इजिकल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। और यहां पर क्या होगा बच्चों, ये जो है ना x बाई सी नोट की वैल्यू आ गई। आपको ये बात पता है कि x बाई सी नोट की वैल्यू किसकी इजिकल होती है, बच्चों, 1 माइनस अल्फा इजिकल टू, अल्फा की इजिकल होती है 1 माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, है ना। ये जो 1 माइनस है ना, ये चला जाएगा उधर की तरफ, ये 1 हम 1 को उधर तरफ ले जाएंगे, या आप अल्फा को ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो 1 माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी इज इक्वल टू अल्फा। ये वैल्यू आ गई हमारी किसके लिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जल्दी बताओ फटाफट, क्या वैल्यू निकल गई, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर और माइनस ऑफ के टी। ये फॉर्मूला आ गया हमारा कैलकुलेशन करने के लिए, डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डीओडी वियोजन की कोटि, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हमारा लेक्चर आपसे कंप्लीट हुआ। मैंने आपको क्या करवा दिया, आज आपको मैंने एक तो करवा दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करवा दिया, एक मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो भी पेंडिंग था हमारा हाफ लाइफ पीरियड वो करवा दिया। इसके बाद हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंपैरिजन पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर अपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम थ्योरीज पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी, अरहेनियस थ्योरी, अलग अलग थ्योरीज दी, उसके प्रॉपरली आपको नोट्स दूंगा। ये तो सारे के सारे डेरिवेशंस है, तो इसमें नोट्स की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 2-4 लाइनें आपको ऐड करनी होती है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो मैं लिखवा दूंगा, वो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करूंगा ना मैं, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करवाने के बाद मैं पूरा एक कंप्लीट लेक्चर बना दूंगा विद नोट्स के साथ। ओके, चले बच्चों आगे। बच्चों सारे बच्चे बताओ कि समझ में आ रहा है सारों को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों आपको, जल्दी बोलो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रही है बच्चों आपको, जल्दी बताओ मुझे चैट सेक्शन के अंदर। सारे बच्चे बताओ कि आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है, ये तरीका आपको अच्छा लगता है। आने वाले टाइम में मैं अपनी वीडियो भी साथ साथ डाला करूंगा विद कैमरा क्वालिटी भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आफ्टर सम डेज। आपके लिए बहुत बढ़िया चीजें लेके आने वाला हूं। एक बच्चों ईवीएस की क्लास, आपकी ईवीएस की क्लास 5 बजे हुआ करेगी शाम को, पीएम पर, 5 पीएम पर, ओनली मंडे एज पर डिमांड ऑन स्टूडेंट्स। आपके लिए कर रहा हूं मैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ओनली 3 डेज ये क्लास हुआ करेगी। 5 पीएम पर आपको लिंक मिल जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ट्यूसडे को भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास का टाइम 5 बजे कर दूं, वो आपसे पूछ के करूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे बताना बच्चों आपकी ये टाइम रख देंगे आपने शाम वाला, वो मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों आपके लिए। खासकर बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं मेनली, है ना। बीएससी बीएड के लिए तो टाइम एक मैं नया डिजाइन कर रहा हूं, और आपके लिए एक बीएससी बीएड के लिए एक नई यूनिट शुरू करने जा रहा हूं, बीएससी बीएड सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए।
चिंता मत करो, अपने बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों चलते हैं, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताना। आज शाम 5 बजे एनवायरमेंट साइंस की क्लास में सारे आएंगे। ओनली आधे घंटे की क्लास मैंने उसको लूंगा, 30 मिनट की क्लास लूंगा, इससे ज्यादा लेता। उसमें आपको पॉल्यूशन टॉपिक करवाने वाला हूं और 10 क्वेश्चन भी करवाऊंगा साथ में, इंपॉर्टेंट। ओके, सिर्फ आधे घंटे की क्लास, सिर्फ सुनना है, कोई नोट्स नहीं बनाने आपने। पॉल्यूशन चैप्टर में, एनवायरमेंट साइंस में आपने कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है। ये वाले सारे नोट्स बना लो प्रॉपरली। चलते हैं बच्चों आगे। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कब मर्जी पूछ लो बच्चों, मैंने कभी मना नहीं किया। एक सभी जिन बच्चों का बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हुआ है उनको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो बहुत बहुत आपको। काफी बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में बीएससी बीएड में जा चुके हैं। 4 सालों का वो कोर्स करेंगे और आने वाले टाइम में वो एक टीचर बन जाएंगे, है ना। 4 सालों का एक प्रोसीजर है। तो जो बच्चे बीएससी बीएड सेकंड ईयर में है उनको भी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके जूनियर आ गए और जूनियर वालों को सीनियर मिल गए। कल को बहुत बढ़िया अपने आपके लिए एक व्यवस्था करेंगे, एक बहुत बढ़िया आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आप एक अच्छी एजुकेशन ले सके, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके हमारे संस्थाओं में, हमारी संस्था में। बच्चों चलते हैं, बाय बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अपने